समस्त ज्ञानार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी ने कल के संधि भाग 1 में संधि की शुरुआत की थी और उस शुरुआत में हमने ये जाना कि संधि के नियमों को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप उनके नियमों को गहनता से समझें। कैसे समझें? गहनता से, ऊपरी ऊपरी तौर पे नहीं समझना है आपको। गहनता से अगर आप समझते हैं तो आपको संधि के नियम उम्र भर याद रहेंगे। अगर आपको कोई नींद में से भी उठाकर मैं पूछ लेना कि संधि का तब जो वर्ग का व्यंजन का जो कौन सा नियम है, तो आप फटाफट से उसको करके बता सकते हैं। तो ऐसे संधि के नियम आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वास्तव में संधि के आप कुशल, संधि में आप कुशल हो चुके हैं। तो ट्रिक्स जो है वो भी बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले गहनता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक्स जो है तब तक आपको यूं उंगलियों पे याद ट्रिक्स के माध्यम से हो तो जाएगा, लेकिन जब तक आपको एक एक नियम का नहीं पता होगा तब तक आप उसको कैसे उसको समझेंगे। तो हम ट्रिक्स को भी लेके चलेंगे और संधि को गहनता से समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है व्याकरण का जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें से कम हर एक अलग अलग प्रतियोगिता के हिसाब से अलग अलग प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो पिछली बार जो हमने कल के वीडियो, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल से देखें, चैनल से डाउनलोड करके। और अब देखें आप कि संधि जो हमने कल पढ़ी थी उसकी पुनरावृत्ति कैसे करें। तो सफलता की तरफ हमने जो पहला कदम बढ़ाया था, उसका दूसरा कदम हम आज रखने वाले हैं। देखिए, आपको शुरू में लगेगा कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है काम, लेकिन सफलता तेजी से दौड़ने से नहीं मिलती, क्योंकि तेज दौड़ने से हम रास्ते में ठोकर खाकर गिर सकते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाने होते हैं और धीरे धीरे ही हमारे मस्तिष्क को विकसित करना होता है। सब कुछ एक दिन में अगर हम सोचते हैं कि एक ही कक्षा में अगर हम सब कुछ जो है वो बटोर लें ज्ञान, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? आपको सबको पता है कि एक रात में पढ़ा हुआ याद नहीं होता, धीरे धीरे आपको अभ्यास के साथ पढ़ना होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, और आपकी ये जो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से ही आप अपनी सफलता के बिंदु तक पहुंच पाएंगे। तो पुनरावृत्ति कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। संधि क्या होती है? संधि सम और धी, सम और योग के, धी के योग से बना है संधि शब्द। शाब्दिक अर्थ इसका होता है जोड़ या मेल या निकटता। देव धन आलय, देखिए अब इसमें कैसे है, स्वर और व्यंजन, स्वर और स्वर, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, इनके मेल से, इन सभी के मेल को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से क्या होता है? जो परिवर्तन आता है, जो क्या आता है? परिवर्तन आता है, वह संधि कहलाती है। और इन संधि किए हुए शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे विच्छेद कहा जाता है। तो देखिए, देव धन आलय, देवालय, राम धन अनुज, रामानुज। तो हमने देखा यहाँ पर आलय, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ विकार उत्पन्न हुआ संधि करने पर। यहाँ रामानुज में मां पर जो है वो विकार उत्पन्न हुआ। उत धन लास, तो यहाँ उल्लास, विकार उत्पन्न हुआ, कुछ न कुछ वर्ण में परिवर्तन आया। यशः धन दा, तो यहाँ पर वर्ण में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से संधि में क्या होता है? प्रथम पद और उत्तर पद, मैंने कल आपको बताया था कि जो पहला पद है वो प्रथम पद कहलाता है और दूसरा जो है वो पर पद, उत्तर पद या द्वितीय पद भी कहलाता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, हर एक से संधि नहीं हो सकती, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद का जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, उसी को मिलाकर संधि होती है। और उन्हीं में जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है संधि। और इसको जब देखिए, संधि दो प्रकार की होती है, एक प्रधान संधि और एक गौण संधि। प्रधान संधि में क्या होता है कि जो अंतिम जो वर्ण है उससे जो प्रथम शब्द बनता है वह क्या कहलाएगा? प्रधान संधि। जो परिवर्तन आएगा वो प्रधान संधि कहलाएगा। और गौण संधि में क्या होता है कि यहाँ परिवर्तन नहीं आकर कहीं पर भी यहाँ जो शब्द है और यहाँ जो शब्द, उनमें परिवर्तन आता है, जैसे कि रामायण। आपको आगे मैं बताऊंगी जो गौण संधि के उदाहरण हैं,
तो इस प्रकार से ये कौन सी संधि कहलाई? प्रधान संधि, जो कि ज्यादातर हम लोग करेंगे। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या निकलती है? दो समीपवर्ती वर्णों के निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। समीपवर्ती या निकटवर्ती, या तो समीपवर्ती वर्ण भी कह सकते हैं हम इसको, और निकटवर्ती ध्वनियां भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब है हमारे पास संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के अनुसार जो मिले हुए अर्थात संधि शब्दों के अलग अलग करके, अब विच्छेद का भी पूछा था कि मैम विच्छेद क्या होता है, तो विच्छेद क्या होता है? संधि के अनुसार मिले हुए जो वर्ण हैं, जो हमने संधि की है, उन वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? उन वर्णों को संधि से पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद यानी अलग करना। तो संधि, जैसे अब देखिए महेश में मेल हुआ है, अब इन शब्दों को अगर हम अलग अलग करें तो महाधन ईश, हा, आ और ई का हमने क्या किया? हमने इनको अलग कर दिया। यहाँ पर संधि हो रही है, ए हमको दिख रहा है, और यहाँ पर हमने इनको अलग अलग कर दिया, यानी स्वर और व्यंजन हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं। उच्चारण, उच्चारण में भी देखिए यहाँ पर हमको संधि दिख रही है, और यहाँ हमने क्या किया? इनका विग्रह कर दिया। यहाँ हमें संधि आविष्कार में नजर आ रही है, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया? इनका विग्रह कर दिया। तो जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं संधि के नियमों के अनुसार, जब वो मिलते हैं और बाद में उनको यथास्थिति में दोबारा ले आते हैं, तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। संयोग, अब देखिए हर एक शब्द में संधि नहीं हो सकती। कई शब्द ऐसे होते हैं मैम, पान वाला, मिठाई वाला, दुकान वाला, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये समझिए कि हर शब्द में संधि संभव नहीं है। मैंने आपको बताया शब्द निर्माण के 4 तरीके होते हैं। या तो आप प्रत्यय के साथ कर सकते हैं, उपसर्ग के साथ बना सकते हैं, संधि के साथ और समास के साथ। तो संधि के भी कुछ नियम होता है, और नियमों के अंतर्गत ही क्या होता है? संधि होती है। संयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्णों का मेल तो होता है, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर मिठाई वाला में हमारे यहाँ पर कोई परिवर्तन हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ देखिए संधि, जगत धननाथ, जगन्नाथ, यहाँ पर हमें विकार उत्पन्न हुआ नजर आ रहा है संधि के पश्चात। तो जहाँ वर्णों का मेल हो और विकार उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए दो वर्णों का मेल जहां पर था, उससे जो संधि हुई और उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तभी तो वो संधि कहलाई। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न होना भी जरूरी है। तो ये 2 वर्ण कौन से हैं? तो अब यहाँ देखेंगे कि वर्ण किससे मिलकर बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, स्वतंत्र और सार्थक। लेकिन यहाँ पर वर्ण कौन से हैं? स्वर और स्वर भी हो सकता है, स्वर और व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन और व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर भी हो सकता है, विसर्ग और स्वर भी हो सकता है, विसर्ग और व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग और विसर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी शब्द का प्रारंभ विसर्ग से नहीं किया जाता है। तो विसर्ग संभव नहीं, क्योंकि कोई भी शब्द विसर्ग से प्रारंभ नहीं होता है। तो यहाँ देखें, अब इन 6 प्रकारों के माध्यम से हमारे सामने संधि के 3 भेद आए। मैंने आपको कहा था कि संधि के 3 भेद क्यों होते हैं, तो इसका कारण यही है कि सिर्फ इन 6 भेदों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? संधि कर सकते हैं। तो इसीलिए स्वर से स्वर की जहां संधि हो रही है वहां स्वर संधि, जहां पर व्यंजन के साथ स्वर की संधि हो रही है वहां व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन की संधि हो रही है वहां पर विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखिए हम संधि के भेद करते हैं। संधि के जो भेद हैं हमारे पास, संधि के भेद 3 प्रकार के हमने देखे। संधि के भेद देखिए, अब यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया था कि जहां पर स्वरों से स्वरों का मेल होता है, फिर उनमें विकार उत्पन्न होता है, तो वो कहलाता है स्वर संधि। व्यंजन संधि को आप स्वर के साथ, व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग स्वर और व्यंजन। तो यहाँ हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारी स्वर संधि, जो हम कर चुके थे कल। स्वर संधि, स्वर 11 प्रकार के स्वर होते हैं, और इन्हीं 11 को अगर हम 11 तरीके से जोड़ें अन्य स्वरों के साथ या उसी स्वर के साथ, तो 121 प्रकार की जो है संधियां हम कर सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी मेल करेगा, तब वहां पर स्वर संधि होगी। स्वर के बाद स्वर के मेल से जो विकार
सहित परिवर्तन होता है, वहां स्वर संधि होती है। अगर हम परिभाषा पे जाते हैं, अब देखिए स्वर संधि के भेदों के बारे में बात की जाए तो मैंने आपसे कहा था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपने कहा 5, लेकिन क्यों होते हैं तब आप में से कोई जवाब नहीं दे पाया। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 स्वर हैं और उन 11 स्वरों में हमारे पास जोड़े कितने हैं, हमारे पास 5 जोड़े हैं। आ का जोड़ा है, हमारे पास ई का जोड़ा है, हमारे पास उ का जोड़ा है, हमारे पास आई का जोड़ा है, हमारे पास ओ औ का जोड़ा है। तो ये जोड़े हमारे पास 5 है। क्योंकि री का जोड़ा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संधि में हमारी हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में रि जो है वो ह्रस्व ही है, दीर्घ नहीं है। संस्कृत में है, इसीलिए यहाँ पर 5 ही स्वरों के जोड़े हैं। और जहां पर हमारे यहाँ पर क्योंकि जितने जोड़े हैं 5 जोड़े हैं, इसीलिए 5 ही भेद स्वर संधि के हैं। तो रि हिंदी में ह्रस्व है, अर्थात सजातीय स्वर 5 प्रकार के हैं, तो स्वर संधि भी कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी। तो इसमें देखिए अ वर्ग, ई वर्ग, उ वर्ग, ए वर्ग और ओ वर्ग, तो ये 5 प्रकार की हो गई। अब आइए आगे हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसकी एक छोटी सी अगर हम शॉर्ट ट्रिक समझे, दीर्घ स्वर का आगमन इसमें होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ऐसे याद हो जाए। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वरों का आगमन होता है। दीर्घ स्वरों का क्या होता है, आगमन। कौन से स्वरों का, दीर्घ स्वरों का। गुण संधि, स्वरों की विशेषता मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है, एक मात्रा का आगमन होता है। कितनी मात्रा का आगमन होता है, केवल एक मात्रा का इसमें आगमन होता है। कौन सी मात्रा का आगमन होता है, एक मात्रा का आगमन होता है। अब देखें यहाँ पर वृद्धि में क्या होती है, उसी मात्रा का, मात्राएं। अब इसमें क्या आती हैं, मात्राएं। इसमें इसकी अगर हम देखें तो ये हो गई दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। ये इसकी जो है, अगर हम इसको झट से याद रखना चाहें, गुण में क्या होता है, मात्राएं आ जाती हैं। कितनी, एक मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है। स्वर के जब हम संधि करते हैं तो उसके बीच में हमको एक मात्रा वाले शब्द दिखेंगे, है ना। जैसे महाधन ईश तो बन गया महेश, है ना। दीर्घ स्वर कैसे हुआ, जैसे रामानंद, रामधन आनंद, रामानंद, महेश। अब यहाँ देखिए वृद्धि संधि में क्या होती है, वृद्धि का मतलब ही बढ़ोतरी है। तो यहाँ की मात्रा क्या हो गई, एक बढ़ गई। क्या बन गई, यहाँ पर मात्रा एक बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, 2 मात्रा हो जाती है, यानी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ जो मात्रा में वृद्धि होती है तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। अब देखिए जैसे महेश्वर्य, इसी को अगर हम ले तो महेश्वर्य। अब देखें यहाँ पर अगर यण संधि है, अब नाम से ही हमको पता चल रहा है कि य दिख रहा है हमको, तो जहां य व का आगमन हो, और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आधा जो है हमको शब्द के अंदर आधा, आधा यानी क्या, व्यंजन अगर हमको दिखे, यानी स्वर रहित अगर हमको शब्द बीच में स्वर रहित जो हमको व्यंजन दिख रहा है, तो वहां पर ये पक्का है कि क्या होगा, आधा क्या होगा। जैसे कि हम देखें प्रत्यक्ष, क्या देख रहे हैं हम, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो जहां पर भी हमें आधे शब्द, ये देखिए त, यहां पर हमको दिखता है कि त जो है वो क्या है, आधा, आधा यानी क्या है, स्वर रहित है। तो जिन भी शब्दों में हमको स्वर रहित जो व्यंजन शब्द दिखाई देंगे, वहां पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। और य और व आएगा वहां पर, ये हमको दिख रहा है। इसकी पहचान क्या है कि संधि करते समय हमको य और व दिखेंगे, और य और व के बिल्कुल आगे जो है वो हमको आधा जो है वर्ण दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देगा। तो इसकी पहचान ये हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, य व, आधे के बाद, आधे व्यंजन के बाद क्या होगा, य और व, आधे वर्ण के बाद, है ना, आधा वर्ण यानी व्यंजन होगा, और उसके साथ में क्या दिखाई देगा हमको, य और व दिखाई देगा। अब देखिए अयादि संधि। अयादि संधि में अय, आव, अव, आव का आगमन होता है, और कोई भी शब्द हो जहां पर हमें बीच में दिखाई दे, क्या, जैसे उदाहरण देखेंगे हम गायक, क्या देखेंगे हम, गायक, तो हमको यहाँ क्या दिखा, आय दिखा। तो जहां पर भी हमको, जैसे हमें दिखाई दिया भावुक, तो उसमें क्या दिखाई दिया, आव दिखा हमें, है ना।
तो जहां पर भी हमें क्या दिखाई देगा, अ, य या आ, व या अव या अय, तो जहां पर भी ये सारे शब्द दिखाई देंगे, ये सारे व्यंजन हमको दिखाई देंगे, ये सारे वर्ण, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ये शब्द क्या है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि आधा वर्ण है और पीछे य व आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर य व तो आ रहा है, लेकिन हम क्योंकि ये य से ही मिलकर संधि तो ऐसे ही हुई है ना, तो यहाँ पर क्या है, हमको आगे जो है वो हमको दिखेगा या तो अ दिखेगा किसी भी व्यंजन के साथ में स्वर, या फिर हमको आ दिखेगा। तो ये इनकी पहचान है। इनको पहचानते ही आपको दीर्घ संधि, स्वर संधि के सारे भेद, दीर्घ हो चाहे गुण हो चाहे वृद्धि हो चाहे यण हो चाहे अयादि हो, जड़ से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ एक संधि, एक उदाहरण आप याद कर लें तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखें, रामानंद, महेश, महेश्वरीय, प्रत्यक्ष, भावुक। तो आप और फिर ये याद रखें, आधा शब्द य व, फिर यहाँ पर देखें अय आव और जो है अय आय अव आव। अब इधर देखें, आप इधर देखें दीर्घ, यहाँ बीच में दीर्घ आपको दिख रहा है, चाहे वो आ हो रहा हो, चाहे वो ई हो रहा हो, चाहे वो उ हो रहा हो। यहाँ पर आपको एक मात्रा दिखेगी, यहाँ पर दो मात्रा दिखेगी। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक को याद करके आप स्वर संधि के सभी भेदों को याद कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण जो है वो कैसे मैंने आपको कल समझाए थे। दीर्घ संधि के जो स्वर जातीय शुद्ध स्वर है, यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, जिनका भी मेल होता है वो सभी दीर्घ स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आ में परिवर्तित हो जाता है, ई में परिवर्तित हो जाता है, उ में परिवर्तित हो जाता है। और इसके मैंने आपको क्या करवाए थे, इसके मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे। मैंने आपको शॉर्ट इसके इतने सारे नियम, जो आपने 12 नियम जो आपने देखे थे, उनको छोटा करके हमने देखा था। अ और अ या आ, इसके साथ हम किसका योग करेंगे, और आ का तो ई, आ बनेगा हमारा ई, धन के साथ ई, कोई भी आगे पीछे कहीं पर भी वो स्वर आ जाए तो हमारा ई ही, यानी दीर्घ ई ही बनेगा। यानी ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, दोनों का स्थान कहीं पर भी हो, चाहे प्रथम व्यंजन में हो, चाहे प्रथम शब्द का जो हमारा अंतिम जो है वर्ण आ रहा है, या फिर दूसरा जो द्वितीय शब्द है हमारा, उसका प्रथम हमारा वर्ण आ रहा है, कहीं पर भी हो हमारे दीर्घ ही बनेंगे। अ, इ, उ, कुछ भी आ जाए। अब देखिए, दीर्घ स्वर में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम करेंगे। इन उदाहरण को देखने पर हमें देखिए, अधिक धन अंश, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, अ है। अधिक धन अंश तो बन गया अधिकांश, भोजन धन आलय तो बन गया भोजनालय, शिक्षा धन अर्थी तो बना शिक्षार्थी, और अ बना आ, चिकित्सा धन आलय तो बना हमारा चिकित्सालय। देखिए आपको दिख रहा है आ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जहां पर भी दीर्घ स्वर आ रहा है हमको वहीं से उसका संधि विच्छेद करना है। देखिए अब इ और ई, देखिए कविंद्र, ई बना बड़ी ई की मात्रा अर्थात हमारा दीर्घ स्वर ई बना। परिधनिक्षा, ज्यादातर विद्यार्थी, ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है, वर्तनी की अशुद्धि में भी, कि परीक्षा में हमेशा विद्यार्थी जो होते हैं वो री छोटा करते हैं, री की मात्रा जो है वो छोटी ई की लगाते हैं, जबकि यहाँ पर कौन सी री होगी, दीर्घ री की जो है इसमें मात्रा लगेगी र के साथ। योगेंद्र, योगेंद्र ई और इ मिलकर योगेंद्र, यहाँ पर भी दीर्घ ई बना है। जानकीश, जानकीश में दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई ही बना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है इन उदाहरणों में। अब देखिए ऊ के उदाहरण, अनुधन उदित, अनुदित, अनुदित है ना, अनु, यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ यानी रस्व ऊ मिलकर क्या बना, नू, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। साधु धन ऊर्जा, तो देखिए यहाँ पर रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर बना दीर्घ ऊ। यहाँ पर भी भूधन उत्सर्ग, भूसर्ग, यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा दीर्घ ऊ था और रस्व ऊ था वो मिलकर क्या बना, दीर्घ ऊ बना। वधूधन ऊर्मी, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ था और वो क्या बना हमारा
दीर्घ ऊ बना। तो इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों के माध्यम से देखा, बहुत सारे उदाहरण है, आपके दिमाग में भी बहुत सारे उदाहरण आ रहे होंगे और आप पूछ भी रहे हैं, लेकिन इतने सारे उदाहरण हम एक साथ में नहीं कर सकते, हमको इनका अभ्यास करना ही होगा। सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको इतने से करवाए हैं। जब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब आपको पीडीएफ उस तरह से दी जाएगी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा होगा, उसमें हम खूब सारे उदाहरण करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, हम इसके देखेंगे कि हमारे अगला जो हमारी, जिसमें मैंने कहा था आपसे प्रश्न पूछा था कि आप सोच के रखिए कि स्वरों की क्या विशेषता होती है। तो स्वरों की विशेषता, काफी आप लोगों में से कईयों ने जवाब भी दिया था, स्वरों की जो विशेषता होती है आपने काफी सोच के भी रखा होगा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वरों की विशेषता होती है उनकी मात्राएं। स्वरों की विशेषता क्या होती है? उन पर लगने वाली मात्राएं जो कि उनको विशेष बनाती है। तो गुण विशेषता क्या हो गई? स्वर तो हो गया, स्वर में आप दीर्घ संधि में आपको पता चल गया कि दीर्घ हो जाता है, इसलिए उसका नाम दीर्घ संधि है, स्वरों का मेल जब हम करते हैं। अब इसमें क्या है, गुण संधि में क्या है? गुण, स्वरों का गुण या उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी मात्राएं। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा सा फ्लो चार्ट है, ये जो रेखा चित्र है, उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ये छोटा सा, इससे हमें सारे सूत्र जो है हमें इसके याद हो जाएंगे। अ और आ, चाहे वो अ हो या फिर आ आया हो, उसके साथ अगर हम ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी कि हमारी एक मात्रा जो है वो इधर हम जब करेंगे संधि तब हो जाएगी। अ आ के साथ में अगर हमने क्या मिलाया? उ मिलाया। ये देखिए यहाँ पर अ आ के साथ में अगर हमने उ मिलाया तो क्या हो गया? हमारा ओ बन गया। तो यहाँ पर भी हमारी क्या दिखी? हमें एक मात्रा नजर आई। हमें, मैंने आपको अभी बताया था कि जहां पर भी एक मात्रा होगी तो वहां पर गुण संधि होगी। विशेषता, स्वरों की विशेषता बढ़ी ना थोड़ी सी, हमने उसको क्या किया? उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया तो यहाँ पर मात्रा बनी। अब री जो है, हमने इसमें तीन में ही देखिए, हमने इसको तीन, री जो है वो अकेला है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया हमने? री के साथ आ का मेल किया, तब यहाँ पर क्या बना? अर बना। क्या बना? अर बना। अ और री जो है वो परिवर्तित हो जाता है र में, तो यहाँ पर हुआ आ के साथ जब हमने मेल किया तो अर बना। तो आ के साथ में ई, तो अ ई, आपने देखा होगा संयुक्त तो स्वर जब हम देखते हैं तो किसके मेल से बनते हैं? अ और ई के मेल से। और यहाँ पर जब ओ बनता है तो वो कैसे बनता है? अ और उ के मेल से बनता है ओ। तो अब इसी का ध्यान रखेंगे कि ये किससे मिलकर बने हैं? इससे मिलकर बने हैं। अब आइए इन नियमों के ऊपर जाते हैं। अ और आ धन ई और ई बना क्या? ए बना। अ और आ धन उ और उ बना ओ। अ और आ धन री, इससे क्या हमारी संधि में क्या परिवर्तन आएगा? अर बन जाएगा। री जो है वो अर बन जाएगा। तो इस प्रकार से गुण संधि के ये जो नियम है इनको हमने देखा। अब देखें नियमों के साथ साथ हम कुछ उदाहरणों को भी देखते हैं। अ ई ए बना तो नर धन इंद्र, नर धन क्या हो गया? नर धन इंद्र हो गया। तो नरेंद्र, देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है? इ है। तो ये हमें, ये जो सूत्र है ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो बन गया नरेंद्र, यानी एक मात्रा लगी। जहां पर भी शब्दों में आपको एक मात्रा नजर आ रही है, यानी कि ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, तो वहां पर हमें दिमाग में एकदम से आना चाहिए एक मात्रा कहाँ है? गुण संधि में है। तो अ ई कमल धन ईश, कमलेश। आ ई तो बना ए, यथा धन इष्ट तो बना यथेष्ट। आ ई तो बना ए, महाधन ईश्वर तो बना महेश्वर। तो अब देखिए यहाँ पर महेश्वर्य नहीं है जो मैंने आपको लिखा है, यहाँ पर क्या है? महेश्वर, एक ही मात्रा है यहाँ पर। महेश्वर्य क्यों होगा? महेश्वर्य हम आगे जब आएंगे हम वृद्धि संधि में, तो जब वो शब्द लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि महेश्वर्य में क्या है। यहाँ देखें महेश्वर। अब देखें दूसरा जो हमारा नियम है, अ आ के साथ में उ को जोड़ा हमने। किसको जोड़ा हमने? उ को हमने जोड़ा, जिससे कि क्या बना? ओ बना। और मात्रा कौन सी आएगी इसमें? एक मात्रा। इसमें भी एक मात्रा है और इसमें भी हमारे जो है वो क्या है? एक मात्रा है। क्या है हमारे? एक मात्रा है। इसमें भी हमारे क्या हो गई? एक मात्रा हो गई। अब देखें
हुआ है कि हमने उन उदाहरणों को देखा, इस प्रकार से हमें पता चला कि ये तो मात्राओं के कारण वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला है कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने गुण संधि के नियमों को देखा। इस प्रकार से सारे उदाहरण जो है वो आपके समक्ष आते गए। अब बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए, वन धन उत्सव, वनोत्सव, वन धन उत्सव, वनोत्सव भी हो सकता है। अब देखिए, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी, है ना, उ के अगर हमने उदाहरण देगी, गंगा धन उत्सव, गंगा धन उत्सव क्या हो गया, गंगोत्सव हो गया। अब देखें, दया धन ऊर्मी, दयोर्मी, राजधन ऋषि, ऋषि के बाद मैंने आपको बताया था अर कैसे हुआ, तो राजधन जो ऋषि है उसमें क्या हो गया, राजधन ऋषि। अब इसको अच्छी तरह देखिए, ये ज्यादातर यहाँ पर जो है हमारे सामने क्या हो जाती है, हमारे सामने गड़बड़ हो जाती है, हम इसको समझ नहीं पाते और हम इसको राजार्षि कर देते हैं। राजार्षि नहीं, यहाँ अ है और हाँ यहाँ री है, तो री हमारा क्या बन गया, अर में परिवर्तित हो गया। री हमारा किस में परिवर्तित हो गया, तो राज, राज के साथ में अगर हमने अर जोड़ा तो ये जो ज है ये क्या हो जाएगा, इसका ज इसके साथ में, और यहाँ पर शी आ रहा है। तो अब हमें पता है कि ये जो र है, हम हमारे व्यंजन रहित र, स्वर रहित र को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको जो है हम इसको जोड़ देंगे, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके साथ ये राज हो गया। अब ये तो स्वर इसके साथ हो गया, ये ज के साथ में अ जुड़ गया, लेकिन ये कहा जाएगा, ये रेफ के रूप में जाएगा यहाँ पर शी के ऊपर, तो ये बन गया राजर्षि, राजर्षि। अब जैसे है बिल्कुल ब्रह्मा धन ऋषि, इसी का दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मा धन ऋषि। अब देखिए, वही है आ और री की मात्रा, आ और री का अगर हम संयोग करें तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रह्मा हमारा जो है ब्रह्मा हो गया, और ये री जो है या आ की मात्रा तो यहाँ आ गई हमारे साथ में, ब्रह्मर्षि। अब देखो यहाँ पर फिर अर बन रहा है, तो वो आ नहीं बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अ आया इसमें यहाँ पर अर, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा बना ब्रह्म, इसको लिया हमने ह, ये यहाँ पर आधा है, यहाँ पर म भी हमारा जो है क्या है, आधा है, लेकिन इसके साथ में, और यहाँ हमारे पास क्या है, री है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, री है, और ये री किस में बदलेगा, ये अर में बदलेगा, ये री किस में बदलेगा, ये अर में बदलेगा। तो ये यहाँ पर हमने किससे हमने इसको जोड़ा, म को हमने इसके साथ जोड़ा, तो ये ह, म और अ मिलकर बना ब्रह्म, और इसके साथ में हमने इस को जोड़ा, शी के साथ में अगर हमने र को जोड़ा तो वो कैसे बना, ऊपर आया, वो रेप के रूप में आया ब्रह्मर्षि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा ये जो था गुण संधि के सारे नियम, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। गुण संधि में बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, संधि किया हुआ अगर शब्द हो तो आपको एक मात्रा दिखेगी, और विग्रह किया हुआ शब्द, क्योंकि आपसे देखिए दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा आपको और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि हुई है, या फिर आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसका संधि विच्छेद किया हुआ होगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा संधि विच्छेद सही है, जो भी विकल्प आपके सामने है वो कौन सा सही है। तो इस प्रकार से एक आपसे पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा शब्द, संधि विच्छेद दे दिया जाएगा और आपको शब्द दे दिया जाएगा संधि किया हुआ। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न ज्यादातर जो है पहले वाले दो पूछे जाते हैं, क्योंकि वही ज्यादा जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम तीसरा जो हमारा स्वर संधि का भेद है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, जैसा कि मैंने आपको उस समय जो मैंने आपको रेखा चित्र बताया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि वृद्धि यानी होता है क्या, मात्रा में वृद्धि यानी बढ़ना होता है। वृद्धि यानी क्या होता है, वृद्धि यानी होता है बढ़ना। तो जब हमने गुण संधि में एक मात्रा लगाई, जब हमने गुण संधि में एक मात्रा लगाई तो वृद्धि संधि में हमने क्या कर दिया, इसमें दो मात्रा लगा दी, यानी मात्राएं कितनी बढ़ी, एक और मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पे दो मात्राएं बन गई, यानी मात्रा में वृद्धि हुई ना।
तो इसको हमने जहां पर भी जिस भी शब्द में आपको दो मात्राएं नजर आती हैं तो झट से आप उसको पहचान लोगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच में स्वरों में यहाँ कौन से स्वरों का जो है वो हुआ है, अ और ए का हुआ होगा या अ और ओ का यहाँ पर जरूर मेल हुआ होगा। तो इस प्रकार से जब आप इनको समझेंगे, जब आप इन शब्दों को, मेरे बातों को आप ध्यान देंगे, आप ये सोचेंगे हाँ यहाँ पर एक मात्रा है तो गुण संधि है, यहाँ पर दो मात्रा है तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ पर अगर आधा जो है वर्ण है और उसके बाद में य है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यण संधि होगी। तो इस प्रकार से हम वृद्धि संधि को देखें तो दो मात्राएं हैं। अब देखें इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है अ और आ के साथ ए और ऐ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अंतिम वर्ण में अ और आ होना चाहिए और यहाँ दूसरा जो द्वितीय पद है हमारा, परपद है हमारा, उसमें ए ऐ होना चाहिए। तो उसका हमारे पास क्या बनेगा, ऐ बनेगा, हमारे पास क्या होगा, ऐ बनेगा, यानी इसमें दो मात्राएं लग जाएंगी शब्द में। अब देखें अ और आ, उसके साथ में हमने ओ और औ को जोड़ा, उसके साथ उसका योग किया, तब हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, औ बनेगा, हमारे पास में क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अ और आ के साथ में ए और ऐ जोड़ने से क्या बना, ऐ बना, और अ और आ के साथ में ओ और औ जोड़ने से क्या बना, औ बना। तो ये बस दो ही नियम हैं वृद्धि संधि के, क्योंकि हमारे पास जो है और अ को जोड़ने के लिए हमने सारे स्वरों को यहाँ तक जोड़ दिया है। अ और आ के साथ हमने इ और ई को भी जोड़ा, हमने उ और ऊ को भी जोड़ा, हमने री को भी जोड़ा, हमने ए ऐ और उ औ को भी जोड़ दिया, यानी अ के जितने भी हमने मेल करने थे हमने कर लिए। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से वृद्धि संधि को समझते हैं। अ और ए यानी ऐ बनता है, अ और ए, ऐ जो है वो भी ऐ बनता है, आ और ए ऐ बनता है, आ और ऐ बनता है। ये चार सूत्र इसके होते हैं और इसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर कर लिया, अ और आ, ए और ऐ। उदाहरण देखते हैं हम, एक धन एक, एक धन एक, तो देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर हमको ए नजर आ रहा है, अ और ए का उदाहरण हुआ एक, एकैक, एकैक, ऐ। ऐ की उच्चारण हमें करना आना चाहिए, जब तक हमें उच्चारण नहीं आएगा तब तक हम मात्रा को सही नहीं लगा पाएंगे। ज्यादातर हमारी अशुद्धियां क्यों होती है, क्योंकि हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होता है। परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। अब देखिए ये परमेश्वर्य, यहाँ पर क्या बना हमारा, परमेश्वर्य, यहाँ पर हमारा क्या बना है, परमेश्वर्य, दिख रहा है हमें, परमेश्वर्य बना है। क्यों बना है, क्योंकि परम धन ईश्वर धन य, जब भी यह प्रत्यय किसी के साथ जोड़ा जाता है, जब भी यह प्रत्यय किसी के साथ जोड़ा जाता है तो उसका जो प्रथम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो इ का ऐ हो जाता है, उ का औ हो जाता है, अ का आ हो जाता है। ये हमारा नियम है, हम इस पर भी आएंगे। हम बाद में जब हमारे जो प्रत्यय वाली जो संधि है, प्रत्यय की संधि जिसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, वो शब्दांश लगाते हैं, जिससे कि अगले, मैंने आपको बताया था गौण संधि होती है, तो ये गौण संधि का भी उदाहरण हमारा है एक तरह से। तो इस प्रकार से कुछ कुछ हम कह सकते हैं कि अपवाद के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है कि इसमें ये परिवर्तन क्यों होते हैं, भाई बीच में परिवर्तन क्यों नहीं होता, उधर परिवर्तन क्यों नहीं होता, आगे क्यों होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक और एक एकाएक होता है, परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य होता है, और मिलके ऐ बना, तो इन सदा प्लस एव मिलकर सदैव बना, विद्या धन ऐश्वर्य मिलकर विद्याश्वर्य बना। देखो यहाँ पर सब में दो मात्राएं नजर आ रही हैं आपको, सब में दो मात्राएं नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि वृद्धि संधि में दो मात्राएं आती हैं। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ और ओ औ, अ और औ औ, आ और ओ औ, आ और औ औ। परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, जल औषधि, जल धन औषधि जलौषधि, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औषधि महौषधि, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर भी संधि करने पर हमारे सामने दो मात्राएं आ रही हैं। दो मात्राएं जहां पर भी आए वो कौन सा हमारा होगा, देखिए ए
और ओ। इसको भी मैंने यहाँ पर यही दिखाया, अ और आई को हमने जोड़ा तो क्या बना हमारा, आई बना। ये छोटे छोटे जो हैं फ्लो चार्ट अगर आप इनके साथ भी बना लें, और उसके बाद में एक बड़ा सा जो मैंने आपको बताया था कि सारे स्वरों को, एक ही स्वर को, सारे स्वरों को एक लाइन में अगर हम लें, और उसके माध्यम से भी बाद में एक रेखा चित्र है जो कि आपको मैं समझाऊंगी, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इनको मिलाने से वृद्धि संधि में क्या होता है, एक मात्रा की वृद्धि होती है। एक मात्रा तो हमने गुण में कर ही ली थी, जहां पर एक मात्रा है वहां गुण संधि, जहां दो मात्रा है वहां वृद्धि संधि। आशा है आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो है अगला जो है वो है यण संधि। दीर्घ संधि हमने समझी, जहां दीर्घ हो जाता है संधि करने पर जो वर्ण है। दूसरा हमने यण संधि हमने गुण संधि समझी। गुण संधि में मात्रा लग जाती है, एक मात्रा लग जाती है, वृद्धि संधि में दो मात्रा लग जाती है। और यण संधि में हमको शब्द के बीच में य और व दिखेंगे, और उनसे पहले, बिल्कुल पहले हमको स्वर रहित व्यंजन दिखेगा। स्वर रहित व्यंजन यानी कि हमको आधा जो है वर्ण दिखेगा। इसकी पहचान अब देखिए, इनके सूत्र जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, इ धन ई, या फिर कोई भी क्या है असमान स्वर। अब यहाँ पर असमान स्वर क्यों कहा गया है, ये बताइए कि असमान स्वर क्यों है भाई, असमान स्वर क्यों है? क्योंकि ये अगर ई और ई है, इन्हीं को ई और ई से अगर हम मेल कर देते हैं तो वो तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। स जाति है और इन्हीं का इन्हीं की जाति के, इन्हीं की जाति से अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। और हमें दीर्घ संधि का उदाहरण तो करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, यण संधि तक आना है। तो यण संधि तक आने के लिए हमें ई और ई का, इनकी भी जातीय स्वर, कोई भी जाति यानी इनकी जाति का नहीं हो, यानी इनसे समान नहीं हो, असमान स्वर, कोई भी अन्य असमान स्वर अगर इनके साथ हम जोड़ते हैं, यानी कि ई और ई के अतिरिक्त, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, या जो है वो हमारा व्यंजन जो है वो आ जाएगा स्वर, उसके साथ में उसका स्वर लगेगा। उसके बाद जो भी अगला जो वर्ण, जो हमारा शब्द है, उस पर जो भी स्वर है उसमें उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे जैसे अब आप देखिए, हमने जो है पीछे जो भी मात्रा है, स्वर के साथ में जो मात्रा है वो उसके साथ में य की मात्रा के रूप में लगेगा। किसकी मात्रा के रूप में लगेगा, य की मात्रा के रूप में लगेगा। अब यहाँ पर इसी के साथ देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अ के जितने भी योग करने थे हमें जिसके साथ, हमने कर लिए। अब हमारी बारी किसकी आ रही है, ई और ई की, यानी कि हमारे पास जो है वो अ और आ जो है उसका योग हमने कर लिया। यह हमारा ए सेक्शन हो गया। अब हमारा जो दूसरा है वो है ई का हमने जिसके साथ, या उ का हमने जिसके साथ किया, या फिर री का हमने जिसके साथ किया, तो इसको मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, बी सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो ए बी सेक्शन है, इस बी सेक्शन को हमने क्या किया, ये तो जिसके साथ हो गया, ये दो संधियां हमारी हो गई। ए सेक्शन जो है उसमें हमारी दो संधियां जो है वो होती हैं। दो संधियां कौन कौन सी, हमारी तीन संधियां हो जाती हैं हमारी अ और आ के साथ। जब हम ई और ई, उ और उ और री के साथ करते तो हमारी कौन सी हो गई, पहला हमारी दीर्घ संधि हो गई, दूसरा हमारी गुण संधि हो गई, और तीसरा हमारी वृद्धि संधि हो गई। कौन कौन सी संधि हो गई हमारी, सिर्फ इस एक ए सेक्शन से हमारी तीन संधियां पूरी हो गई। अब देखिए हमारा बी सेक्शन में क्या है, जब ए सेक्शन को हम बी सेक्शन के साथ, या फिर जो हमारा ये सी सेक्शन है, सी सेक्शन कौन सा है हमारा, ए आई ओ और औ। अगर हम ए सेक्शन को ई बी और सी के साथ मिलाते हैं तो हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हमारी पूरी हो जाती है। अगर हम ई सेक्शन को, हमारा ये जो बी सेक्शन है, इसको अगर हम अन्य ये दो बी और सी के साथ, ए और बी के साथ मिलाते हैं, ए और सी के साथ मिलाते हैं, ये जो बी सेक्शन है इसको हम अन्य सभी स्वरों के साथ, यानी इनके साथ भी और इनके साथ भी, ए और सी के साथ भी अगर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ए और सी और दूसरे अन्य जो स्वर है इनके साथ अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यण संधि का उदाहरण। सिर्फ ई को ई से नहीं मिलाना है, बाकी हमको ए बी सी तीनों को इसके साथ मिलाना है। तो ये हो गया हमारा यण संधि का उदाहरण। देखिए उ और उ जो है वो हम किसके साथ मिलाएंगे, किसी भी असमान स्वर के साथ।
असमान स्वर, तो वो क्या बनेगा, व बनेगा। वो क्या बनेगा, व बनेगा। और अगला उसके साथ इसी व के साथ में स्वर जुड़ेगा, जो कि अगला जो हमारा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है उसमें जो स्वर लगा हुआ है वो इस व के साथ जुड़ जाएगा। अब ये व क्या है, ये हल सहित है, यानी कि ये क्या है, स्वर रहित व है, क्योंकि इसका स्वर तो आगे है। इसका स्वर क्या है, इसका स्वर इसके आगे है। अब देखिए रि और असमान स्वर, रि और असमान स्वर, क्योंकि अब हमारे पास रि भी है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रि भी है। और रि जब असमान, किसी भी असमान स्वर के साथ अगर हम उसको जोड़ते हैं, हमें पता है कि हमारा रि जो है वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। रि किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। और र के साथ में जो अगला जो भी हमारे पास शब्द है उसके स्वर के साथ इसकी मात्रा लग जाएगी, जो भी स्वर की मात्रा होगी वो इसके साथ लग जाएगी। तो हमने ए बी सी सेक्शन देखा, ए सेक्शन को हमने बी और सी सेक्शन से मिलाया। अब हम देख रहे हैं बी सेक्शन का ई को हमने ए बी और सी, सिर्फ ई को छोड़कर इनमें से सबसे मिला दिया, तो हमारी कौन सी संधि आ गई, यण संधि आ गई हमारी। अब इसके कुछ उदाहरण हम करते हैं। इसके उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है, हमने इसके उदाहरण देखे, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आप इन बहुत सारे उदाहरणों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे, आप क्या पाएंगे, इतने सारे उदाहरण हैं। अरे मैम इतने सारे उदाहरण कब याद करेंगे, ये तो थोड़े से उदाहरण हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं अभ्यास के लिए करवा रही हूँ। बहुत सारे उदाहरण सिर्फ आपको ये समझना है कि जहां पर भी आप इन सबको ध्यान से देखिए, आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा त्य, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर त्य दिखेगा, भ्य, नद्य, सख्य, त्यू, व्यू, द्यू, द्यू, अध्य, नद्ये, त्यंग, पच्छ। अब यहाँ पर देखें वा, गुरुवा, यहाँ पर र दिख नहीं रहा है हमको क्योंकि वो ऊपर है, रेफ के रूप में है। अब यहाँ देखिए बद्धागमन, अन्वित, यहाँ पर देखिए नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, नद्यर्पण। तो यहाँ हमने देखा कि ये सारे उदाहरण जो भी ई के साथ ऊ के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर ऊ का ई के साथ हमने जोड़ा, जितने भी हमको नजर आ रहे हैं वो सब क्या है, यहाँ पर जितने भी हमको नजर आ रहे हैं उन सब में आपको एक आधा व्यंजन और उसके बाद में य दिख रहा है या फिर व दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, या तो य दिख रहा है या फिर आपको व दिख रहा है। तो ये जब भी शब्द आपके सामने आएगा या फिर जब भी आपके सामने ई और ऊ दिख जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि जहां पर भी ये ई और ई का किसी के साथ संयोग हुआ है, पीछे ई है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है या तो ई होना चाहिए या उ होना चाहिए या फिर रि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो ई होना चाहिए या उ होना चाहिए या फिर रि होना चाहिए। और उसके आगे जो है वो हमारे जो आ उ जितने भी असमान स्वर हैं वो आ जाएं तो क्या होगा, उसका जो परिणाम है वो परिणाम होगा आधा व्यंजन और उसके बाद में य व और र। तो ये कुछ उदाहरण हम जल्दी से देख लेते हैं, समय की कमी है हमारे पास, आप भी बहुत सारे उदाहरण बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इन उदाहरणों को हम करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अति, धन, अंत, अत्यंत। देखिए अब ये जो ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा कहाँ चली गई, ये ई की मात्रा तो गायब हो गई, ये ई की मात्रा, ये अब देखें यहाँ पर आधा इसमें क्या आ गया, ये जो व्यंजन है ये क्या हो गया, आधा हो गया, यानी स्वर रहित हो गया। तो अत, धन, अंत। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अ का स्वर है, इसीलिए ये जो स्वर है इसी की मात्रा इसके साथ लगेगी। अब देखिए अभी धन आगत, ये ई की मात्रा यहाँ से हट गई और क्योंकि ये ई की मात्रा यहाँ पर हट गई तो ये व्यंजन क्या हो गया, आधा हो गया। देखिए जो भी मात्रा इसके साथ लगी होगी, चाहे वो ई की होगी, चाहे वो उ की होगी, चाहे वो री होगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो य में परिवर्तित हो जाएगा। चाहे वो ई हो वो य में परिवर्तित होएगा, चाहे वो उ हो वो व में परिवर्तित होएगा। तो यहाँ पर हमने देखा अभिधन आगत, अभ्यागत, नदी धन आगमन, नद्यागमन। डी का जो ई की मात्रा
है वो यहाँ से लोप हो गया है, उसका गायब हो गई है वो मात्रा, और उसके साथ में यहाँ जो स्वर है उसके साथ में ये य जो है वो जुड़ गया है। ई क्या बना, य बन गया। ई क्या बना, य बन गया। प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, विहधन ऊह, व्यूह। वी क्या हो गया, वह जो है वो स्वर रहित हो गया। ई की मात्रा किस में बदल गई, जो है किस में बदल गई है, ई की मात्रा हमारी जो है वो य में बदल गई, और ये ऊ जो है क्योंकि इसके साथ में ऊ स्वर है इसलिए यहाँ पर हमने ऊ की मात्रा बनाई, व्यूह बन गया। अब देखें नदी धन ऊर्जा, नदी धन ऊर्जा, तो यहाँ पर भी वही है, इ जो है वो यहाँ से उसका लोप हो गया, वो य बन गया, यहाँ पर य बना, लेकिन यहाँ पर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर य के साथ में ऊ की मात्रा बनी और ये शब्द बना नदीऊर्जा। क्या शब्द बना हमारा, नदीऊर्जा। अधिधन ऐषणा, अधिधन ऐषणा, तो अब देखिए अध्येषणा। अब यहाँ क्योंकि ए की मात्रा है, ध आधा हो गया, ये ए जो है वो य में परिवर्तित हो गया। अब इस ए की स्वर की जो मात्रा है, क्योंकि स्वर है व्यंजन के साथ में, जब यहाँ पर हमने देखा कि व्यंजन है या तो य और हमारे सामने आगे हमको स्वर मिल रहा है, तो स्वर और व्यंजन का मेल होगा, तो स्वर की जो मात्रा है वो व्यंजन पर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर अध्येषणा। नदी धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर नद्यैश्वर्य। प्रतिधन अंग प्रत्यंग, सुधन अच्छ स्वच्छ। अब देखिए यहाँ पर स्वधन अच्छे नहीं है, यहाँ पर कई ये जो है कुछ कुछ शब्दों में जो है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ स्व जो है उपसर्ग लगता है, लेकिन कहीं पर स्व होता है, कहीं पर सु होता है। उसको भी हम अच्छी तरह से आगे समझेंगे कि कहाँ सु है, कहाँ पर स्व है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे सामने आगे उ है, यहाँ पर क्या है हमारे सामने उ, और पीछे हमारे पास क्या है, पीछे हमारे पास है स्वर, जिसके साथ में पीछे स्वर है। इसका मतलब ये है कि इसका संधि विच्छेद जो है वो सु होगा, आगे सु लगेगा, और जिसका अगर हम इसका संधि करेंगे तो वो स्वच्छ हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर हमारे पास स्वर आना चाहिए, तभी वो आगे सु है, वरना वो स्वर है। स्वभागिता, स्वभागिता, अपनी भाग, अपना वो करना, स्वभाग। अब देखिए यहाँ पर जैसे स्वेच्छा, अब स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा है ना, अपनी जो अपनी इच्छा है, जो हमको पसंद है, तो सुधन जो है हमारा इच्छा। अब यहाँ देखिए गुरुधन आदेश। अब ये देखिए गुरु आदेश, यहाँ पर र हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ऊपर रेफ के रूप में है, तो गुरु आदेश। वधुधन आगमन, यहाँ पर क्या है, वधुधन आगमन, तो यहाँ पर हमें दीर्घ उ नजर आ रहा है, और इस दीर्घ उ में हमारे पास क्या है, दीर्घ उ हमें नजर आ रहा है, और उस दीर्घ उ में हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि इस दीर्घ उ के साथ में हमने किसका किया है, इत, अनुधन इत, अन्वित, वधु आगमन, बध्वागमन। देखिए ध आधा हो गया, ध क्या हो गया हमारा, आधा हो गया, और इसके साथ में हमको क्या नजर आया, इसके साथ में हमको नजर आया, क्या नजर आया हमें इसके साथ, विथ आगमन जुड़ गया हमारा। अब देखें अब क्या हो गया हमारा, अब हमारे साथ में क्या हो रहा है, अब हमारे साथ में ये हो रहा है कि हमने जो है वो कुछ शब्द देखे, हमने क्या देखे, उ और ई के साथ में कुछ शब्द देखे। अब हम री के कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखिए मातृधन अनुमति। अब देखिए ये जो री की मात्रा है, ये क्या है, ये क्या है, री की मात्रा है, ये क्या है, री की मात्रा जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास री की मात्रा है। क्या मात्रा है हमारे पास, री की मात्रा है। और इस री की मात्रा को हम किसके जो है मातृ त के साथ में री की मात्रा मिली है। अब ये री की मात्रा यहाँ से क्या हो जाएगी, री की मात्रा किसमें चली जाएगी, वो र में बदल जाएगी, वो र जो व्यंजन जो स्वर रहित तो र है उसमें बदल जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, हमारा स्वर बन जाएगा। अब इसमें देखें, अब इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास आ रहे हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हमने ये देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे र के उदाहरण हैं, हमारे क्या हैं, हमारे र के उदाहरण जो हैं वो बहुत सारे जो हमारे
वृद्धि संधि के, यन संधि के जो है हमने उदाहरणों को बहुत सारे देखा हमने। अब यहाँ हम देखेंगे कि इनको, ये हमने देखा, अब यण संधि के बहुत सारे उदाहरण जो हम देख रहे हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया, ई और उ और री को हमने किससे मिलाया, हमने री को और आ से मिलाया। तो यहाँ पर हमारे जो किस में बदल गया, वो हमारा यहाँ बदल गया, र में बदल गया। अब देखें ये र जो है, अब देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको लिखकर बताती हूँ। कुछ उदाहरण कैसे है हमारे पास, जैसे कि हमारे उदाहरण है मातृधन अनुमति, मैं आपको बता रही थी मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति, माता की अनुमति है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये त्रि जो है ये किस में बदल जाएगा, ये रि की मात्रा में बदल जाएगा। नहीं नहीं, ये रि की मात्रा में बदलेगा तो काफी जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, भाई ये हो गया मातृनुमति, पर ये क्या है, ये तो गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रि है और यहाँ पर अ है, तो यहाँ पर जो संधि हो रही है इसमें ये जो रि है ये किस में बदल जाएगा, ये र में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, ये र में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, फिर से याद रखें, ये किस में बदलेगा, र में बदल जाएगा। तो ये जो हमारा बन जाएगा मात्रानुमति, ये किस में बदल जाएगा, मात्रानुमति। अब देखें रे के साथ में हमने किसको मिलाया, अब देखें पितृ, अब हम दूसरा जो है उदाहरण करते हैं, हम दूसरा जो उदाहरण करते हैं पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा अच्छी तरह से समझेंगे। पितृधन आज्ञा मात्रानुमति, अब वहां पर हमने देखा कि इसमें जो है मात्रानुमति अ है तो वहां पर अ होगा मात्रानुमति। अब यहाँ पर पितृधन आज्ञा है तो यहाँ पर ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, वो र में बदल जाएगा। ये किस में बदल गया, हमारा त जो है वो र में बदल गया। अब यहाँ पर पित्त हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो त है जो री की मात्रा है वो हमारी किस में बदल गई, हमारी जो री की मात्रा है वो किस में बदल गई, र में बदल गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास स्वर है आ। तो ये जो र है वो इसके साथ जुड़ गया तो ये बना रा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पित्त रा गया, हमारे पास क्या है, पित्त रा गया। अब हमें पता है त और र मिलके क्या बनता है, त यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बनाते हैं हम आधा, और उसके साथ में जब खड़ी पाई वाले व्यंजनों में हमें जोड़ना होता है तो बनता है ऐसे पित्राज्ञा। लिखने का तरीका देखें, इस तरह से बनेगा पित्राज्ञा। जैसे हमने जो किया था मात्रानुमति, ये मातृधन अनुमति हो गया हमारा, तो ये हमारा बना मात्रानुमति, मात्रानुमति बना हमारा, मात्रानुमति बना। तो इस प्रकार से र के साथ में जो भी स्वर आगे आएगा री का र बन जाएगा और आगे स्वर क्या जुड़ जाएगा, उसमें जो भी स्वर होगा उसमें जुड़ जाएगा। कुछ जैसे पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश, तो क्या बनेगा, उ की मात्रा लगी। अब मैंने इसमें ले लिया, मान लीजिए पितृधन उपदेश लिया मैंने, क्या लिया मैंने, पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। अब यहाँ पर क्या है, उ है, और ये जो पी है इसको मैंने अलग कर दिया, ये त हो गया, ये जो री है वो र में बदल गया, ये री किस में बदल गया, ये र में बदल गया। यहाँ पर उ दिख रहा है हमें, तो अब देखिए ये जो र है ये इसके साथ में चला जाएगा, अब ये त है ये इधर आ जाएगा। पर ये जो हमारा रू है क्या वो इस तरह से आएगा, क्या इस तरह से, तो इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन र कैसे जुड़ेगा, उ तो जुड़ जाएगा लेकिन र खड़ी पाई वाले व्यंजनों में, खड़ी पाई वाले व्यंजनों में र ऐसे जुड़ता है। तो ये बना हमारा पितृपदेश। कैसे बना हमारा पितृपदेश, ध्यान रखिएगा शब्दों का, क्योंकि र में हमेशा हमारे गड़बड़ हो ही जाती है कि र रेफ होना चाहिए, खड़ी पाई वालों के साथ होना चाहिए, गोलाकार अक्षरों के साथ में जो र का जो रूप होता है इस तरह से, हमारा र का रूप इस तरह से होता है कि हमें जो है खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ इस प्रकार से करना है, या रे का जो रूप है हमें इस प्रकार से करना है। ये हम जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, र के रूप में ही गड़बड़ होती है हमारी। तो यहाँ पर इसको हमेशा स्पष्ट रखें कि जहां पर भी खड़ी पाई वाले व्यंजन होंगे
वहां पर जो हमारा र है वो इस तरह से लगेगा। शुद्ध अशुद्ध शब्दों में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है रि र में क्या अंतर होता है, या इनमें क्या जो है शब्द कौन सा सही है, जागृति सही है या जागृति सही है ना। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया हमारा यण संधि पूरा। यण संधि को मुझे लगता है यण संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यण संधि के जो सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया कि इसको समझने का बस एक ही है, आगे हमारा आधा व्यंजन दिखेगा और उसके पीछे हमको क्या दिखेगा, य व और रा। जो र जो है वो बिल्कुल आधा हो जाएगा, वो स्वर के साथ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी यण संधि है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास हमारी अंतिम संधि बचती है। कौन सी संधि बचती है, हमारी अंतिम संधि बचती है और वो है हमारी अयादी संधि।